Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Elysium Public School and College Lodhra. I am Mrs. Shazia Asghar teaching you the subject of English. Second year class, it's lecture number 86. In the previous lecture we have started the second part of speech pronoun. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा प्रोनाउन कहते किसको हैं और उसकी टाइप्स कितनी हैं। तो अब आपको अच्छे से पता होगा कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन सा है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन कौन सा है, रिफ्लेक्सिव कौन सा है, पोजेसिव कौन सा है। हमने इसके कुछ रूल्स भी पढ़े थे, आइए हम उसको स्टार्ट से फिर से देख लेते हैं। प्रोनाउन यूज सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आफ्टर लेट एंड बिटवीन। अगर किसी सेंटेंस के अंदर वर्ड आता है लेट या वर्ड आता है बिटवीन और उसके बाद आपको प्रोनाउन लिखना है तो आप उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं लेट हिम को, हम ही नहीं लिखते हैं, हम ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन लिखते हैं। द मैटर इज बिटवीन हिम एंड मी। द मैटर इज बिटवीन हिम एंड मी, नॉट आई। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन लगना है। ये एग्जाम्पल्स के साथ यही रूल आप प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हो। जिस सेंटेंस में लेट एंड बिटवीन आता है वी हैव टू यूज ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आफ्टर लेट एंड बिटवीन। रूल नंबर 2, द सेंटेंस विद बी। बी इज द हेल्पिंग वर्ब, is, am, are, was, were, has, have, was, were और been, being etc. as और then। जिस सेंटेंस में इसके बाद आपको प्रोनाउन यूज करना है तो आप वहाँ पे सब्जेक्टिव केस यूज करोगे। he is as tall as I। यहाँ मी नहीं लिखेंगे, आप I लिखोगे। सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन यूज होगा क्योंकि इस सेंटेंस में as आ गया है। as के बाद, देन के बाद और बी के बाद अगर आपको प्रोनाउन यूज करना है तो आप उसका सब्जेक्टिव केस करोगे। ये भी हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। अगर प्रोनाउन हु आता है सब्जेक्ट प्लेस पे, यानी सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्ट में सब्जेक्ट प्लेस पे प्रोनाउन हु आता है तो सब्जेक्ट पूरे सेंटेंस में, सेंटेंस के अगले पार्ट में या अगली क्लॉ में मजीद दोबारा या नए किसी सब्जेक्ट की जरूरत नहीं रहती है। नो नीड ऑफ द प्रोनाउन इन द नेक्स्ट सेंटेंसेस। ये भी आप प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हो। नंबर 1, प्रोनाउन मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग प्रोनाउन होना चाहिए। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में इसकी एग्जांपल दी है। 1 शुड डू वंस ड्यूटी। वन शुड डू वंस ड्यूटी, ये प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है। वन शुड डू हिज ड्यूटी गलत हो जाएगा, एक शख्स को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। यहाँ वन से मुराद है एनी वन, ये कॉमन सा प्रोनाउन है तो यहाँ पे इसका जो है प्रोनाउन भी कॉमन नाउन के साथ प्रोनाउन भी है वही लगेगा जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है। अगर यहाँ होता ही तो यहाँ पे होना चाहिए था हिज, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा। अगर यहाँ पे होता दे शुड डू तो यहाँ पे आना था देयर, दे शुड डू देयर ड्यूटी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है प्रोनाउन जो भी है उसको अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट होना चाहिए। ये रूल भी ये स्टूडेंट्स आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हो। नेक्स्ट है प्रोनाउंस, जो कॉमन रिलेटिव प्रोनाउन है वो 3 किस्म के हैं। हु, विच और दैट, किस किस के लिए यूज होते हैं। हु ह्यूमन बींग्स के लिए, इंसानों के लिए और बड़े एनिमल्स के साथ। ही हु रन्स विंस, वो जो भागता है वो जीत देता है तो उस शख्स के लिए है। विच जो है वो स्मॉल एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए है, विच यूज होता है रिलेटिव प्रोनाउन। और दैट इंसानों के लिए, बड़े जानवरों के लिए, छोटे जानवरों के लिए और नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज हो सकता है। डियर स्टूडेंट, ये प्रीव्यू है, ये समरी है जो आपने प्रोनाउन के हवाले से प्रीवियस लेक्चर में की है। आइए अब हम आज का कंटिन्यूस लेक्चर करते हैं। लेक्चर रूल नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। रिलेटिव क्लॉ ऑलवेज कम्स आफ्टर द नाउन टू विच इट रिलेट्स। वो नाउन जिसके लिए वो रिलेटिव क्लॉज यूज हो रही है उस नाउन के फौरन बाद वो रिलेटिव क्लॉज यूज होगी। द बॉय इज माई फ्रेंड हु केम हेयर, तो हु केम हेयर ये रिलेटिव क्लॉ है, हु से स्टार्ट हो रही है, रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होने वाली क्लॉज को रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन हु से स्टार्ट होती है, हु कम हेयर जो यहाँ आया, हु केम हेयर जो यहाँ आया, तो ये रिलेटिव क्लॉ है और ये इस नाउन को रिलेट करती है द बॉय को। तो इसलिए रिलेटिव क्लॉ को इसके फौरन बाद आना चाहिए, नाउन के फौरन बाद। ये जो दरमियान वाला
हिस्सा है, या तो सेंटेंस के आखिर में आएगा या फिर सेंटेंस के स्टार्ट आएगा, क्योंकि रिलेटिव क्लॉज को हमेशा उसी नाउन के साथ लिखा जाना चाहिए जिसको ये रिलेट करता है। तो ये सेंटेंस यूँ बनेगा, द बॉय हु केम हियर इज माई फ्रेंड, यानी ये वाला जो पूरा पार्ट है यहाँ से यहाँ तक ये सेंटेंस के आखिर में जाएगा तो सेंटेंस करेक्ट होगा। अगर आप इसी शक्ल में लिखोगे द बॉय इज माई फ्रेंड हु केम हियर, तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ हु केम हियर फ्रेंड को नहीं रिलेट कर रहा, उस लड़के को रिलेट कर रहा है। तो ये सेंटेंस बनना है द बॉय हु केम हियर इज माई फ्रेंड। तो ये सेंटेंस बन जाएगा द बॉय हु केम हियर इज माई फ्रेंड। ये वाली क्लॉ फौरन इस नाउन के बाद आएगी, स्पेस नहीं छोड़ेंगे, हम इस नाउन को इस क्लॉ के करीब लिख देते हैं। द बॉय हु केम हियर इज माई फ्रेंड। तो चूंकि रिलेटिव क्लॉ है हु केम हियर, वो इस नाउन के लिए यूज हो रही है, तो बिल्कुल इस नाउन के फौरन बाद लिखी जाएगी। द बॉय हु केम हेयर इज माई फ्रेंड, ये करेक्ट है, पहले वाली अरेंजमेंट इनकरेक्ट थी। रूल नंबर 7, व्हेन अ सेंटेंस बिगिंस विद ईच, आइदर, नाइदर, मैनी आ, याद रखिए सिर्फ मैनी नहीं है, मैनी आ इकट्ठी फ्रेज इस्तेमाल हो, एवरी, अगर ये वर्ड सेंटेंस के शुरू में आते हैं, नन, इनसे मुराद सिंगल नाउन या सिंगल प्रोनाउन होता है, बहुत सारे नहीं होते। तो प्रोनाउन और हेल्पिंग वर्ब या वर्ब इन सेंटेंसेस के साथ जो आएगा वो सिंगुलर आएगा, हमेशा याद रखें, ये बड़ी कंफ्यूज करने वाली लाइन है। अगर कोई सेंटेंस ईच, ईदर, नीदर, नन, एवरीवन, मैनी या एवरी, नन से स्टार्ट होता है, इन वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस के आगे जहाँ भी नाउन या वर्ब आएगा या हेल्पिंग वर्ब आएगा तो वो हमेशा सिंगुलर होगा। इस चीज़ को बहुत गौर से अपने जहन में रखना है। फॉर एग्जाम्पल, ईच ऑफ द बॉयज इज डूइंग हिज ड्यूटी। अब देखिए ईच से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन वाहिद आया है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज करते हैं इस एस को देख के, ये बॉयज है तो आना चाहिए आर, ये बिल्कुल गलत है। जब आपने को 4 सेंटेंसेस आएंगे करेक्शन के लिए तो आपने गौर से देखना है कि यहाँ पे आर का इस्तेमाल नहीं आएगा, हम वॉइस को देख के आर नहीं लगाएंगे, हम ईच को देखेंगे। चूँकि सेंटेंस ईच से स्टार्ट हो रहा है, इनमें से किसी भी एक वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी सिंगल आएगा, यहाँ पे प्रोनाउन भी सिंगल आना चाहिए। मैनी अ गुड मैन हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड बाय द ड्रग। अब आप देखिए मैनी लगता है बहुत सौ के लिए, मैनी होता है फॉर मैनी पीपल, बहुत सौ के लिए, लेकिन चूंकि फ्रेज मैनी आ इकट्ठी इस्तेमाल आती है तो कई एक, मैनी आ कई एक, कोई एक अच्छा शख्स जो है वो ड्रग से तबाह हो जाता है। तो मैनी आ मैंने स्पेशली लिखा एग्जाम्पल में कि मैनी आ भी अगर सेंटेंस के स्टार्ट में यूज होता है तो इसके आगे आने वाला हेल्पिंग वर्ब भी, इसके आगे आने वाला प्रोनाउन भी जो है हैज़ बीन, इसके आगे अगर प्रोनाउन आता है तो वो भी सिंगल आएगा। कीप इट इन माइंड, इसको आपने याद करना है। ईच, ईदर, नीदर, मैनी या एवरी और नन से स्टार्ट होने वाले सारे सेंटेंसेस के आगे नाउन और हेल्पिंग वर्ब या वर्ब वाहिद आएगा। द नेक्स्ट वन इज रूल नंबर 8, इफ इन अ सेंटेंस देयर कम्स हु, हुम, हुज, विच, रिलेटिव प्रोनाउन की केसेस है। अगर ये वर्ड्स आते हैं किसी से सेंटेंस में जिसमें सच आ गया है पहले, सच के बाद अगर हु, हुम, हुज, विच आ जाए तो सच के बाद इन सारे वर्ड्स को ख़त्म करके हम उसको रिप्लेस करेंगे एज के साथ। सच, एज दोनों ग्रीन से लिखे हैं, यानी सेंटेंस के एक पार्ट में अगर सच आता है तो सेंटेंस के अगले पार्ट में एज आएगा, हु, हुम, विच, हुज नहीं आएगा। अगर आपको 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं और सेंटेंस में किसी में ये हु, हुम, विच लिखा गया है सच के बाद, तो वो सेंटेंस गलत होगा। आपने देखना है कि सेंटेंस के एक क्लॉ में अगर सच है तो सेंटेंस की अगली क्लॉ में लाजमी एज लिखा हुआ आएगा। ही सच अ बॉय हु इज़ लाइक बाय एवरीवन, कॉमनली पढ़े तो हु यहाँ पे ठीक लगता है, लेकिन ग्रामेटिकली ये हु रॉन्ग है, क्योंकि सेंटेंस के अंदर आया है सच, तो हु को आपने रिप्लेस कर देना है एज से। ही सच अ बॉय एज इज लाइक टू एंड बाय एवरीवन, ऐसा लड़का है जिसको हर कोई पसंद करता है। इफ इन अ सेंटेंस देयर कम हु, हुम, हुज, विच आफ्टर सेम,
अगर सेंटेंस में सेम है फर्स्ट वाली क्लॉ में और अगली क्लॉ में रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम, विच, हुज आएगा, तो उस सूरत में आपने हु, हुम, विच, हुज जो भी रिलेटिव क्लॉ है उसको काट के सेम वाले सेंटेंस में दैट लगाना है। यानी सेंटेंस की अगर फर्स्ट क्लॉ में सेम है तो सेकंड क्लॉ में वर्ड दैट आएगा रिलेटिव क्लॉज प्रोनाउन के तौर पर, ये वाला दैट। यानी विच, हु, हुम उस सूरत में नहीं लगेंगे, अगर एक पार्ट में सेम है तो दूसरे पार्ट में दैट लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ द सेम मैन whom I help, ये वही आदमी है जिसको की मैंने मदद की थी। लेकिन आपने पढ़ा कि जहाँ पे सेम आ जाएगा वहाँ whom नहीं आना, दैट आएगा। ही इज़ द सेम मैन दैट आई हेल्प। ये आपने पीछे पढ़ा रिलेटिव प्रोनाउन में कि दैट जो है वो बड़े जानवरों के लिए, इंसानों के लिए, छोटे जानदारों के लिए, सब के लिए यूज़ हो सकता है। यानी आपने रूल नंबर 8 और रूल नंबर 9 का ये याद रखना है कि किसी सेंटेंस की एक फ्रेज में सच है तो दूसरी फ्रेज में एज आना है। सच एज और सेम वाली फ्रेज के साथ दैट आएगा। सेंटेंस के एक पार्ट में सच है तो दूसरे पार्ट में हु, हुम, विच, हैज़, हुज नहीं आएगा, एज आएगा। ही इज सच अ बॉय एज इज लाइक बाय एवरीवन। इट इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग एज इज liked by everyone. He is the same, it is the same class that I have passed. It is the same boy whom I met yesterday. It is the same case that I have dealt in the previous class. तो सेम वाली फ्रेज में किसी भी सेंटेंस की एक फ्रेज में अगर सच आता है तो दूसरी फ्रेज में रिलेटिव क्लॉ की बजाय एज आएगा। इसी तरह एक सेंटेंस के पहले वाली क्लॉ में सेम आता है तो अगली क्लॉ में दैट आएगा। यानी सच और सेम वाले फिक्रों में आप हु, whom, whose और which ये चारों वर्ड यूज़ नहीं कर सकते हो। इसको अच्छे से याद रखें। अगर किसी सेंटेंस की फर्स्ट क्लॉ में सच आता है तो अगली क्लॉ में एज आएगा। who, whom, which, whose ये चारों रिलेटिव प्रोनाउन बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होंगे। बिल्कुल इसी तरह से अगर किसी सेंटेंस की पहली फ्रेज में पहली क्लॉ में सेम का वर्ड आता है तो अगली क्लॉ के अंदर आपने वर्ड दैट यूज़ करना रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर। यहाँ भी who, whom, विच और हुज ये चारों के चारों प्रोनाउन बिल्कुल भी यूज़ नहीं होने हैं। कीप इट इन माइंड कि सेम के साथ एज लगेगा, सच के साथ एज लगेगा, सेम के साथ दैट लगेगा और कोई रिलेटिव प्रोनाउन नहीं लगेगा। अब जाते हैं, बड़ा मज़ेदार सा केस है। अगर एक सेंटेंस के अंदर एक से ज़्यादा प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं, फर्स्ट पर्सन का भी है, सेकंड का भी है, थर्ड पर्सन का भी है, तो उस सूरत में आपने क्या करना है। मैं बच्चों को अक्सर क्लास में समझाती हूँ कि दो के दरमियान में जब कोई तीसरा आ जाता है तो मामलात और तरह से हो जाते हैं। आपने बात की, सामने वाले से बात की, तो ये आमने सामने की बात है। आपने जो बात बयान की वो सामने वाला ये तो समझ जाएगा या फिर नहीं समझेगा, आप उसको फिर से एक्सप्लेन कर दोगे। लेकिन अगर कोई तीसरा बंदा आ जाता है तो आपकी कही हुई बात तीसरा बंदा अगले बंदे को कैसे पहुंचाएगा, वहाँ पर डिफरेंस आ जाता है। तो आपने बड़ा केयरफुल आना है। अगर किसी सेंटेंस के अंदर दो प्रोनाउन आ रहे हैं, तीन आ रहे हैं, अमूमन एक ही आता है लेकिन एक से ज़्यादा भी हो सकता है, तो आपने वहाँ प्रोनाउन की तरतीब क्या रखनी है और तरतीब के साथ साथ आपने देखना है कि उस सेंटेंस का सेंस क्या है। अच्छे मानी के लिए अगर कोई चीज़ लिखी जाती है तो उस सेंटेंस में, मैंने ये 231 लिख दिया है, हालांकि होना चाहिए था पहले आएगा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, फिर आएगा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन और फिर आएगा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन आपने पढ़ चुके हैं। फर्स्ट पर्सन यानी आई एंड वी, सेकंड पर्सन यू है और थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, एटसेट्रा। तो अगर बात अच्छी हो रही है तो आप पहले सामने वाले को अच्छा कहोगे, फिर अगले को अच्छा कहोगे, सबसे आखिर में खुद को अच्छा कहोगे। और अगर आज बात बुरी हो रही है और आप बिल्कुल सामने वाले को कहते हो तुम गलत हो, तो वो थप्पड़ देगा आपके मुंह के ऊपर। वो बिल्कुल इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा, वो बिल्कुल इस चीज़ को माइंड कर देगा। आपसे फ़ौरन थप्पड़ ना भी दे तो आपसे फ़ौरन वो नाराज़ हो जाएगा। तो अगर बुरी बात हो रही है, गलती है, गुनाह है, कुछ भी एक्सक्यूज़ हैं, तो उसके अंदर आपने पहले खुद को रखना है कि जी सॉरी, आई एम सॉरी, मेरे से ये गलती हो गई, उस बंदे ने भी गलती, तो बेटा गलत तो आप भी हो, सामने वाले को भी हम गलत कहेंगे। तो इस तरीके से भी वो शायद गलती को माने या ना माने, लेकिन उसको आप पे गुस्सा कम आएगा। तो अगर कोई बुरा बात है, बुरी बात है, गलती है, गलत सेंटेंस है या गुस्से वाली बात है, तो उसमें आप सबसे पहले खुद को रखोगे। यानी उसमें सबसे पहले फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आएगा, फिर थर्ड पर्सन का आएगा और फिर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आएगा।
पर्सनल प्रोनाउन की आपने तरतीब ऐसे ही लिखनी है। और अगर इसमें 2 प्रोनाउन आते हैं, 3 नहीं है, तो भी 231 की तरतीब है, अच्छे मानों के लिए 132 की तरतीब है, बुरे मानों के लिए, यानी तीसरा बंदा हमेशा 2 के दरमियान में मौजूद रहेगा, कोई तीसरा बंदा मौजूद है। अगर 2 प्रोनाउन है, दूसरा और तीसरा, आप पहला फर्स्ट पर्सन का नहीं है तो पहले सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आएगा, फिर थर्ड पर्सन का आएगा। अगर सेकंड और फर्स्ट है, थर्ड वाला नहीं है, तो पहले प्रोनाउन सेकंड पर्सन का आएगा, फिर फर्स्ट का आएगा। इसी तरह से अगर कोई गलत मानों में, गुस्से वाले मानों में है, तो पहले फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, फिर थर्ड पर्सन का और फिर सेकंड पर्सन का। और जो भी इसमें एक प्रोनाउन नहीं है, तरतीब यही रहेगी, हमेशा याद रखिए। अच्छी बात है, ये बुरी बात है, कोई तीसरा बंदा दरमियान में होगा तो मुसालत होती रहेगी। अगर तीसरा बंदा दरमियान में नहीं होगा तो झगड़ा या खुशी की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। ये तरतीब आपने ज़रूर याद रखनी है, बहुत कंफ्यूज करती है बच्चों को। 231 अच्छे मानों में सामने वाला अच्छा है, वो भी अच्छा है, मैं भी अच्छा हूँ। बुरे मानों में मैं सबसे बुरा हूँ, वो भी बुरा है, और बुरे आप भी हो। अगर आप ये तरतीब याद रखोगे 132 231 तो आपको याद रहेगी। और अगर आप ये भी याद नहीं रख सकते तो आप हमेशा याद रखिए, तीसरा बंदा ज़रूर दरमियान में आता है। अगर अच्छाई है तो पहले सामने वाले को क्रेडिट दे दीजिए, और अगर बुराई है तो पहले खुद उसको कबूल कर लीजिए। अगर ये आप रूल याद रखोगे तो आपको एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा आने वाले प्रोनाउन की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ये सारे के सारे रूल्स हैं करेक्ट यूज़ ऑफ प्रोनाउन के, इनको आपने याद करना है और आपके पेपर का ये इंशाल्लाह पार्ट होंगे। और आइंदा भी आपको MD कैट के लिए, आप इंजीनियरिंग का एंट्री टेस्ट दे रहे हो, आप गैट दे रहे हो, नेट दे रहे हो, हर जगह पे ये आपको हेल्पफुल होंगे। और लाइफ में आपको शायद दोबारा कभी भी कहीं पढ़ाए भी नहीं जाए, तो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए, अच्छे से इनको याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।